जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एम विथ अस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग इस एसएससी जीडी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए एक वीडियो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और इस वीडियो सीरीज की ये दूसरी वीडियो होगी। आपको बता दें कि इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। मैं रिकमेंड करूँगा जो भी मित्र उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। और आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग आपको क्या दे रहे हैं, तो इसमें आपको डेली बेस पे टॉप 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। और टॉप क्यों होंगे? क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चंस डिटेल्ड एंड एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिलेंगे। साथ में आपको करंट अफेयर्स के फैक्ट्स भी रिलेट करते हुए बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971, यानी 1971 तक। आप जानते हैं कि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और ये पाकिस्तान का एक अभिन्न अंग हुआ करता था। 6 दिसंबर 1971 को भारत की मिलिट्री की सहायता से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से खुद को अलग कर लिया और एक नए राष्ट्र के रूप में इसका उदय हुआ। भारत में आभार स्वरूप बांग्लादेश के द्वारा प्रति 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अभी जो बीता हाल ही में जो 6 दिसंबर बीत गया, इस पर बांग्लादेश के द्वारा 51वीं वर्षगांठ मैत्री दिवस की मनाई गई। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसके प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। बांग्लादेश से 3 रेल सेवाओं को मैं रिलेट कर देता हूँ। देखिए, बंधन, मैत्री और मिताली, BMM, ऐसे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत के युद्धाभ्यास की बात करें तो एक युद्धाभ्यास है संप्रीति, आप याद रखिएगा। एक और युद्धाभ्यास है बोंगोसोर, हालांकि ये नौसैनिक अभ्यास है तो आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखिए, इस क्वेश्चन से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इससे मुख्य रूप से हमें 2 की पॉइंट्स सामने मिलते हैं। एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसके बारे में जानेंगे, और दूसरा मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में ही बता देता हूँ। देखिए, वर्ष 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई और यह भारत में खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, खिलाड़ियों को पिछले 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है और अब वर्तमान में इसमें इनाम स्वरूप खिलाड़ियों को 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये घोषणा की गई कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद जी खेल के क्षेत्र में भारत में बहुत ही प्रतिष्ठित चेहरा हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। भारत में इनको हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है और इतना ही नहीं, प्रतिवर्ष 29 अगस्त यानी इनके जन्म दिवस को भारत में 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं रिलेट करना चाहता था यहाँ पे। हाँ, करंट की बात मैं बता दूँ। करंट की बात मैं ये बता दूं कि वर्ष 2022 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नया नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, इस पुरस्कार के विजेता बने हैं अंचिता शरद कमल। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु से आते हैं और इन्हीं को वर्ष 2022 में ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। आप याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अलावा वर्ष 2002 में एक मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के नाम से एक और पुरस्कार की पहले से ही शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। आपको बता दें कि लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर और 56 तक माना जाता है। इसका शासनकाल काफ़ी
क्रूरता से भरा और उथल-पुथल वाला रहा है। इसने न चाहते हुए भारत के पक्ष में कुछ अच्छे फैसले भी लिए। जैसे भारत में रेल सेवा की शुरुआत आप जानते हैं 1853 में हुई थी। मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई गई थी। भारत में संचार व्यवस्था जैसे डाक और तार व्यवस्था की शुरुआत भी इसी के द्वारा की गई थी। कुछ इसके गलत कदम भी थे, जैसे व्यक्तिगत नीति यानी हड़प नीति का सिद्धांत इसी ने ही दिया था, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। मतलब ओवरऑल यदि मैं आपको बता दूं तो ये कहा जा सकता है कि इसने अपने थोड़े समय के कार्यकाल में ही भारत में एक भ्रष्टाचार और शोषण की बहुत बड़ी हवा बहा दी थी और लोग इसी के विरोध में 1857 की क्रांति हो जाती है। ठीक है, और ओवरऑल ब्रिटिश सत्ता जो ब्रिटिश क्राउन है वो समझ जाता है कि भारत की जनता को लंबे समय तक गुलाम रखने के लिए हमको खुद ही अब शासन संभालना होगा। इसीलिए 1858 में जो कंपनी का शासन था वो क्राउन के नाम हो गया, यानी ताज खुद ही अपने हाथ में ले लिया। जब हम लोग भारत के संवैधानिक विकास की बात करेंगे तो ये बातें वहाँ पर विस्तार से बताई जाएंगी। आप जानते हैं चूँकि ये रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिवीजन क्लासेज हैं, तो इनमें हर चीज़ को उतना डिस्कस से नहीं बताया जा सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद की बात करें तो देखिए इलाहाबाद में एक अल्फ्रेड पार्क के नाम से एक पार्क वहाँ पर था और वहीं पर नीम के पेड़ के पीछे जब चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया गया तो इन्होंने अंग्रेजों के हाथों मारे जाने के बजाय स्वयं को ही गोली मार ली थी और इस तरह ये शहीद हो गए। ठीक है, हालांकि इस अल्फ्रेड पार्क का अब नाम भी चेंज कर दिया गया है, अब इसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। बात करें यदि इलाहाबाद की तो देखिए इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम किनारे बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर नगर है। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने के फलस्वरूप इस इलाहाबाद नगर की स्थापना की गई थी। अब इसका नया नाम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज कर दिया गया है। करंट की एक बात बता दूं इलाहाबाद से, भारत में आपने सुना था कि इफ्को द्वारा लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट इसकी स्थापना गुजरात के गांधीनगर में कलोल में की गई थी और ये पहला प्लांट था। लेकिन इसी का दूसरा प्लांट यानी भारत का दूसरा प्लांट ये इलाहाबाद प्रयागराज के फूलपुर में स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि भारत का तीसरा और दक्षिण भारत का पहला यूरिया प्लांट ये बेंगलुरु में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इन चीज़ों को रिलेट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट, नवंबर 2020 में व्हाट्सएप ने अपने भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ भागीदारी की थी। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उस 5 बैंकों की सूची में नहीं था? तो आपको बता दें कि इसमें बैंक ऑफ इंडिया नहीं था। देखिए नवंबर 2020 में व्हाट्सएप के द्वारा पेमेंट सिस्टम को शुरू करने के लिए 5 बैंकों को शामिल किया गया था। उन 5 बैंकों के नाम मैं बता देता हूँ आपको। देखिए SBI, जियो पेमेंट्स बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक। ये 5 बैंक थे जिनके साथ मिलकर व्हाट्सएप ने शुरुआत की थी। बात करें यदि व्हाट्सएप की तो इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। ये एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है और मेटा जिसे पहले हम फेसबुक के नाम से जानते थे इसके द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। ठीक है ना, इन चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट, 6 सितंबर 2021 को इसरो के अध्यक्ष द्वारा ये घोषणा की गई कि चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कितनी बार परिक्रमा पूरी कर ली थी? तो आपको बता दें कि 9000 बार। ठीक है, बात करें यदि चंद्रयान मिशन की तो देखिए पहला चंद्रयान मिशन 2008 में छोड़ा गया था, दूसरा 2019 में और अब तीसरा चंद्रयान मिशन 2023 में छोड़ा जाएगा। ठीक है, बात करें यदि इसरो की तो इसरो यानी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और वर्तमान में S सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके
द्वारा बैंक जमा धन अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है मुद्रा जमा अनुपात। ठीक है, इस क्वेश्चन में भारतीय मुद्रा की बात हो रही है। इस क्वेश्चन को एक नए कोर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, आजकल एग्जाम्स में ट्रेंड बना हुआ है, मुद्रा यानी नोटों के पीछे जो चित्र छपा हुआ है वो कई बार पूछ लिया जा रहा है। तो एक बार मैं बता दूं, भारत में 2000 रुपये के नीचे यानी पीछे लाल किला मंगल यान के चित्र छपे हैं। 500 के पीछे लाल किला, 200 के पीछे सांची स्तूप, 50 रुपये के पीछे हम्पी रथ और 20 रुपये के पीछे अजंता और एलोरा की गुफाओं का चित्र छपा हुआ है। और 10 रुपये के नीचे यानी पीछे कोणार्क, जो उड़ीसा का सूर्य मंदिर है कोणार्क, उसका चित्र छपा हुआ है। ठीक है, भारत में आप ये जानते हैं ना कि 8 नवंबर 2016 को भारत में डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी की गई थी। क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछा जाता है कि जब नोटबंदी की गई थी तो उस समय भारत के जो आरबीआई है उसके वर्तमान गवर्नर कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, उस समय गवर्नर हुआ करते थे उर्जित आर पटेल। हालांकि इस समय वर्तमान में शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो आप बता दें कि इसका पूर्ण रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार गैसों के फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक एलपीजी का नाम आप सुने होंगे। ठीक है, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे कि एलपीजी गैस में किन किन गैसों का मिश्रण होता है। ये सीएनजी है, तो इससे एक करंट का मैं फैक्ट आपको बता दूं, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सीएनजी पोर्ट टर्मिनल ये गुजरात के भावनगर में पीएम मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य में व्यावसायिक रूप से होने वाले पुष्प कृषि का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है? तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जो क्वेश्चन है नंबर 10 का, अक्टूबर नवंबर 2020 के दौरान हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? तो आपको बता दें कि इसमें 19 सीटें कांग्रेस को मिली थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी एक रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर के द्वारा। उनका नाम था A.O. ह्यूम। ठीक है, यहाँ पर चुनाव में जो राज्यों के विधानसभा चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, जो विजेता पार्टी रह रही है उसके कई बार प्राप्त किए गए सीटों की संख्या पूछ ली जाती है। देखिए, अभी जल्द ही करंट की बात बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जो चुनाव आयोजित किए गए थे, तो हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस को 40 सीटें मिली है और वहाँ पर कांग्रेस को बहुमत मिला है। वहीं गुजरात में भाजपा को बहुमत मिला है और यहाँ पर लगभग 134 सीटें इसको मिली है। ये 134 मैं थोड़ा क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, आप एक बार इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमेरियन। सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है, जहाँ पर अभी जल्द ही 2020 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया था। हालांकि ये आयोजन लेट में कोविड-19 के कारण हुआ था और इसका आयोजन वर्ष 2020 के बजाय 2021 में किया गया था। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है और ये गुजरात का एक शहर है। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। 7 दिसंबर 2020 को प्रकाशित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ये था 10वां स्थान। ठीक है, और आपको बता दें कि इस वर्ष यानी 2022 और 23 का जो इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत ने 2 छलांग लगाई है 2 स्थान की और ये वर्तमान में 8वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में थुमथांग घाटी स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की लोकेशन की यदि हम बात करें तो सिक्किम के बारे में एक बात बता दें, भारत में ये 3 देशों की सीमा से घिरा हुआ राज्य है। इधर नेपाल, ऊपर चीन और बगल में भूटान। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ठीक है, और इसी सिक्किम में
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा सरदार पटेल जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपको बता दें कि अल्फ्रेड मार्शल को जाना जाता है। अर्थशास्त्र से संबंधित एक बता दें, अर्थशास्त्र एक ऐतिहासिक पुस्तक भी है जिसकी स्थापना यानी जिसके रचयिता चाणक्य को माना जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र बस नाम है, उसका संबंध पॉलिटिक्स यानी राजनीति से है। कदम बांध और कदम नदी किस नदी के संगम पर स्थित है? तो इसको गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। गोदावरी नदी के बारे में बता दें, ये दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है, साथ में दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, जब इल्ली यानी कैटरपिलर अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यूपा। नेक्स्ट, 27 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किसे पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए वर्ष 2020 के टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा पवन सुखदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? ठीक है, तो आपको बता दें कि रुक्मणी देवी अरुंडेल को इसका श्रेय दिया जाता है। बात करें यहाँ पर भरतनाट्यम की, तो देखिए भरतनाट्यम ये भारत का एक सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, हालांकि वीडियो में अब लेट तो हो रहा है, लेकिन देखिए भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल 8 है। सबसे पुराना नृत्य भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु का है। ठीक है, और सबसे नया नृत्य सात्रिया को माना जाता है जो पूर्वोत्तर भारत यानी असम का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है कथक, और जल्द ही एक कथक नृत्यांगना की मृत्यु हो गई है, करंट की बात है, उनका नाम था उमा शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट, मानव दृश्य प्रणाली का अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाश मिति का मूल एसआई मात्रक क्या है? तो आप याद रखिएगा कैंडेला। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? तो आपको बता दें कि रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड भारत में गलत फैसले के लिए कई बार जाने जाते हैं। तो कम्युनल अवार्ड की बात बता देता हूँ। भारत में जो चुनाव प्रक्रिया थी, तो कम्युनल अवार्ड से हमारा तात्पर्य सीधा है कि भारत में सांप्रदायिकता में चुनाव को भी बांट दिया गया। जैसे मुस्लिम केवल मुस्लिम को ही, जैसे कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव में अगर खड़ा होता है तो इसको केवल मुस्लिम ही वोट दे सकेंगे, ऐसा प्रावधान था इस कम्युनल अवार्ड के माध्यम से। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसी रैमजे मैकडोनाल्ड के समय ही 1932 में राउंड टेबल कन्वेंशन यानी गोलमेज सम्मेलन, आप जानते होंगे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 31 और 32 में। ठीक है, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के दौरान भीमराव अंबेडकर भारत की तरफ से भाग लिए थे। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, जो असफल रहा था, और इस समय भारत में जो गवर्नर जनरल हुआ करते, सॉरी, भारत में जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। इसीलिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन को गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी बोर्ड ने नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार विश्व स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 साल। ठीक है, बात करें यदि आईसीसी की, तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। इसका वर्तमान हेडक्वार्टर दुबई यूएई में स्थित है, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बार्कले हैं, वो न्यूजीलैंड से आते हैं। ठीक है, 2 लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। नेक्स्ट, लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत यानी हटाया जा सकता है? लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के द्वारा बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। बात करें यदि लोकसभा की, तो आप एक ट्रिक याद रख लीजिए, SRL। लोकसभा और राज्यसभा ये केंद्रीय विधायिका के अंग हैं। ठीक है, तो केंद्र यानी संघ का उल्लेख भाग 5 में किया गया है भारतीय संविधान में,
और अनुच्छेद 79 में संसद और 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक SRL सरला ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। लोकसभा के बारे में बता दूं, लोकसभा भारत में एक अस्थायी सदन और निम्न सदन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष यानी स्पीकर हैं वो ओम बिड़ला जी हैं, और वर्तमान में लोकसभा के महासचिव जो हैं वो उत्पल कुमार सिंह हैं। करंट की बात है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और लोकसभा की एकमात्र महिला महासचिव के रूप में स्नेहलता श्रीवास्तव को जाना जाता है, जो उत्पल कुमार सिंह से पहले हुआ करती थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी हम लोगों की आज की चर्चा, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखिए, हर क्वेश्चन को मैं डिटेल में आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी यदि आपको कोई सजेशन देना हो तो आपका सजेशन सादर आमंत्रित है। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। और फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को सपोर्ट जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका धन्यवाद।